नमस्कार मित्रों, एबीपी न्यूज़ की इस डिबेट को अगर आपने मिस कर दिया है तो मेरे चैनल पर इसे फिर से सुनने का आपके पास एक मौका है। ये डिबेट बहुत शानदार होने वाली है, इसे अंत तक देखिए। दरअसल ओबीसी आरक्षण पर चल रही इस डिबेट में चैनल के एंकर संदीप चौधरी ने आरएसएस विचारक संगीत रागी से कुछ सवाल किए और जब संगीत रागी उसका जवाब दे रहे थे तो बीच में कुछ ऐसी नोकझोंक हुई कि संदीप चौधरी संगीत रागी को धमकी देने पर उतारू हो गए। वो बार बार संगीत रागी को उंगली उठाकर चेताते रहे और कहते रहे मैं छोड़ता नहीं हूँ। आप इस डिबेट को सुनिए, उसके बाद इसका विश्लेषण करेंगे। प्रोफेसर संगीत रागी, ये आरक्षण का घमासान हिंदू मुसलमान में क्यों तब्दील हो जाता है? जानबूझकर कर रहे हैं आप? संदीप, मैं तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको सबसे पहले जो आपने गलत बोला है मैं उसको करेक्ट कर दूं। मोहन भागवत जी ने कभी भी आरक्षण को खत्म करने की बात नहीं की है। ये मैं आपके पूरे चैनल और आपके पूरे दर्शकों के सामने 2015 में मैंने कहा था, जो संकेत दिए और वो बैकफायर किया था। विड्रॉ कीजिए। ना, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। समीक्षा करनी चाहिए, समीक्षा करने के संकेत को माना गया, राजनीतिक संकेत था कि अब इसे खत्म करना चाहिए। मीन बाय समीक्षा? समीक्षा का मतलब क्या होता है? हाँ, ये कहा था ना, ये मान लिया ना आपने। आप पढ़े, ये मान लिया ना, आप पढ़े लिखे हैं। आप तो लालू की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आप तो लालू यादव की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। समीक्षा का मतलब खत्म करने की बात नहीं होती है। अच्छा, उसमें साथ साथ जोड़ा भी था कि बहुत सारे समाज के ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिला है फायदा, बहुत सारे ऐसे हैं जो वंचित रहे हैं। तो इसलिए पहली बात तो मैं करेक्ट कर देना चाहता हूं, आपको परेशानी हो जाती है। फिर झंडे वाला में मौजूद एक मिनट, तो फिर इनकी जातिगत जनगणना हो, जो पिछड़े हैं पता लगे कि किसको मिल रहा है और किसको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। 923 जातियां हैं पिछड़े वर्ग की, ना एक दाखिला ना एक नौकरी। 988 ऐसी जातियां हैं, 0.26% नौकरी और दाखिला। तब जातिगत जनगणना में दिक्कत क्यों होती है? आप 8 मिनट उनको बोलने दिया है और आपने मुझे 10 सेकंड भी आप बोलने की मुझे इजाजत नहीं दे रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए, उसके बाद जो आपको सवाल करना है आप करते रहिए। इस सवाल का जवाब जरूर देना। इस देश का विभाजन हिंदू और मुसलमान के नाम, बिल्कुल जरूर दूंगा। इस देश का विभाजन हिंदू और मुसलमान के आधार पर ही हुआ था। हिंदुओं को, मुसलमानों को 23% उस समय आबादी थी और 35% जमीन पाकिस्तान के नाम पर मिली थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट हम सबों को पढ़ लेना चाहिए। पढ़ा हुआ जो कोई भी आरक्षण या प्रतिनिधित्व का मामला जब आया था तो सुन लीजिए, सरदार पटेल ने यही बात कही थी, यू कैनॉट राइड 2 हॉर्सेस। ठीक है, आपने अभी इस देश का विभाजन किया है, आप 2 घोड़े की सवारी नहीं कर सकते हैं। यदि आपको पसंद नहीं तो आप पाकिस्तान जा सकते हैं। यह कोई ऐसा ही वाकया था जैसे 1871 में अमेरिका ने यूरोपियंस के लिए कहा था कि भाई तुमको नहीं पसंद है तो पटेल की सिलेक्टिव, रही बात इस सिलेक्टिव मेमोरीज ही दर्शकों के सामने पेश कर रहे हैं। क्या क्या चिट्ठी लिखी थी सरसंघ चालक को, पाबंदी भी लगाई थी। क्या हम उस पर डिबेट कर रहे हैं या हम आरक्षण पर डिबेट दिलाना चाह रहा था? सरदार पटेल की तस्वीर पूरी कर बिल्कुल रहा था। आपसे नहीं, मैं सरदार पटेल पर, मैं क्या उस मुद्दे पर हम डिबेट कर रहे हैं? आरक्षण के मुद्दे पर और प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर हम डिबेट कर रहे हैं। हम इस मुद्दे, इस संदर्भ में हमने सरदार पटेल को कोट किया था, हम किसी अन्य संदर्भ में। तो जातिगत जनगणना पर इतनी दिक्कत क्यों थी? मंडल कमीशन के अंदर जातिगत जनगणना पर आपको और आरएसएस को दिक्कत क्यों थी? मेरा सवाल था, वो रह गया, उसका जवाब दे दीजिए। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने न तो जातीय जनगणना के खिलाफ बात की है और न भारतीय जनता पार्टी ने इसके बाद बात की थी। मैं बेशक व्यक्तिगत तौर पर मैं जरूर कोर्ट में केस फाइल किया था, क्योंकि मैं जानता हूं ये जितने भी परिवारवादी पार्टियां हैं। सुन लीजिए पहले बहुत ध्यान से सुनिए। मैंने कहा ना कि 8 मिनट एक प्रवक्ता, एक रीजनल पार्टी के प्रवक्ता को आप बोलने के लिए देते हैं और बाकी लोगों को आप बोलने ही नहीं देते। राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता बन जाइए, आज के 16 मिनट दूंगा। एक लालू प्रसाद के एक वंश को बढ़ाने के लिए
जितने भी ये परिवारवादी केंद्रित पार्टियां हैं वो राजनीति में कम से कम कहे ना कि भाई मुस्लिम आरक्षण के बारे में आप बात करते हैं, क्या ये संविधान सभा में था क्या? मंडल कमीशन के फैसले के आधार पर जितनी जातियों को आरक्षण मिला था मुसलमानों के, वो उनको मिल रहा था। लेकिन कांग्रेस का दुष्कर्म यह है और बाकी इन पार्टियों का दुष्कर्म यह है, ममता बनर्जी, क्या बांग्लादेशी मुसलमान आकर के बस जाएं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए इस देश में? क्या रोहिंग्या आकर के बस जाएं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए? लेकिन ममता बनर्जी जो इन बांग्लादेशियों के खिलाफ थी, वो वही ममता बनर्जी जाकर के तो बिहार में ये जो 23 बांग्लादेशियों को 23 मुस्लिम जातियां केंद्र की सूची में हैं बतौर पिछड़ा वर्ग, गुजरात की 22 मुस्लिम जातियां बतौर पिछड़ा वर्ग सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में हैं और 26 जातियां मध्य प्रदेश की, ये कैसे हैं? ये मंडल कमीशन से आया है, मैं फिर आपको ये जानकारी दे दूं। और कांग्रेस के जमाने में जो ओबीसी कैटेगरी, जो केंद्रीय जो ओबीसी कमीशन था, उसने रिकमेंडेशन किया है, जो राज्य कमीशन था उसके रिकमेंडेशन के आधार पर यह हुआ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मत थोपिए, ये कांग्रेस का दुष्कर्म है कि अच्छा, मुसलमानों बिहार में, अब बिहार का भी थोड़ा आंकड़ा बता दूं। मुस्लिम अभी बिहार का मैंने सेंट्रल लिस्ट बताई, जरा मेरी बात तो सुन लो यार। नहीं भाई, सुन रहा हूं, मेरी भी तो सुननी पड़ेगी। एक सवाल पूछ, दफाली, दुनिया, धोबी, नट, तो पमरिया, बटियारा, भाट, मेहतर, लाल बेगिया, हलालखोर, बंगी, मीरी यासिन, मदारी, मोर शिकार, साई, फकीर, दीवान, मदार, मोमिन, चूड़ीहार, राइन, कुंजरा, ये सब हैं राज्य लिस्ट में। आपकी सरकार थी वहां पर ज्यादातर समय। मुझे लगता है कि तुम गलत रिसर्च, मुझे लगता है कि तुम पुअर रिसर्चर थे, इसीलिए पत्रकारिता में आए, नहीं तो वहीं पर दिल्ली यूनिवर्सिटी। ऐसा है संगीत रागी, आगे बोलने दो। संगीत रागी, सुन लो, ऐसे घटिया बयान दोगे और जिस तरह के घटिया तुम राजनीतिक विश्लेषक हो और जिस तरह के तुम प्रोफेसर हो, उसकी कलई खोल दूंगा मैं यहां पर। बदतमीजी मेरे साथ कभी करने की कोशिश मत करना। बात मैं बताऊं, कभी कोशिश मत करना बदतमीजी करने की। एजेंडा कभी बदतमीजी मत करना। एजेंडा लेकर एजेंडा नहीं चलाता हूं यहां पर। एजेंडा और तुम्हारे जैसे रोज एजेंडा, तुम्हारे जैसे टिटपुंजियों की यहां बातें सुनने के लिए नहीं बैठा हूं। हम भी कल तुम्हारे जैसे टिटपुंजियों की बातें सुनने के लिए नहीं बैठा हूं। अरे तुम्हारी बातें सुनने के लिए मैं बैठा हूं क्या? तुम्हारी समझ क्या रखा है? मैं बैठा हूं, तड़ाक कर रहे हो, ये समझ रहे हो कि दूसरे के मुंह में ताला लगा हुआ है या दही जमी हुई है, ऐसी बात करते हो अपने आप को? अकल क्या? आपने क्या समझ रखा है अपने आप को? करते रहो, मैं तुमसे सुनता रहूं क्या? हाँ, तू मैं सुनते रहूं क्या? तुम हर भाई आरएसएस के विचारक कहते हो, अपने आप को थोड़ी सभ्यता बनाए रखो। 1925 में बना था आरएसएस, ऐसे विचारक आरएसएस के यहाँ, आरएसएस को भी सोचना चाहिए कि किस तरह के लोगों को विचारक बनने की आजादी यहां पर दे रखी है। मुझे तुमसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सर्टिफिकेट दे भी नहीं रहा कोई। सर्टिफिकेट देना, आईएसआई मार्का करने का काम शुरू किया। अच्छा लगा। बदतमीजी का जवाब बदतमीजी भी होती है। तुम दे रहे हो, तुम देते रहते हो सर्टिफिकेट। सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, बिलबिलाने लगे। सवालों के जवाब नहीं मिले तो बिलबिलाने लगे। तुम्हारे सारे सवालों का मैं जवाब दे दूंगा। हाँ, गला भी रुंधिया गया। क्या हो गया? परेशान हो गए? पानी पी लो, उसके बाद वक्त दे दूंगा। तुमको सुनने का है धैर्य? मुझे पूरा धैर्य है। बदतमीजी नहीं सहन करूंगा। मुगालता मत पालना कि बदतमीजी करके निकल जाओगे। बदतमीजी हम भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। तुम्हारी बदतमीजी हम कोई बदतमीजी नहीं की। सीधे सवाल पूछता हूं, नाम भी सीधा सवाल है। ताल ठोक कर पूछता हूं, सीधा सवाल, ताल ठोक कर पूछता हूं। सवाल का उत्तर नहीं सुनना चाहते हो तो दीजिए उत्तर, दीजिए, गला बैठ जाएगा वरना। बदतमीजी नहीं चलेगी कि तुम्हारे एक तरफा हम एजेंडा सुनते रहे। एजेंडा संगीत तुम नहीं तय करोगे। तुम्हारा मीठा गप-गप। तुम नहीं तय करोगे कि मैं क्या बोलूं। सवाल का जवाब दो। याद हो तो सवाल याद दिलाऊं क्या सवाल पूछा था? मैंने तुम्हारे सारे सवाल
मैंने तुम्हारे सारे सवाल का जवाब देने के लिए बैठा हूं। ये खैर इतना नहीं है जिस कि बात सुन सकते। पर अब दोबारा से सुन नहीं नाम सकते हो तुम। दोबारा देखिए, बदतमीजी करोगे ना फिर दोबारा शुरू हो जाऊंगा। मैं पीछा नहीं छोड़ता हूं संगीत। देखो मैं भी नहीं छोड़ूंगा फिर पीछा तुम्हारा। दोबारा से नाम बता रहा हूं। मैं पीछे नहीं दफाली, छोड़ूंगा तुम्हारा भी। दुनिया, धोबी, मुझे सुनना नट, चुप पमरिया, जाओ पहले और मेरी बटियारा, बात सुनने दो। भाट, मेहतर, लाल बेगिया अगर ये बिहार की सूची में ना हो तो संगीत तुम्हारी जूती मेरा सर। इसी पे सवाल उठाया था ना। मैं पहले एक चीज बोलना चाहता हूं। यदि पत्रकारिता का धर्म निर्वाह करते हो ना तो अभी पहले इस पर सवाल टेलीविजन उठाए थे। बोलना बंद कर दो कि ये मेरा मुसलमान। सर तुम्हारी जरा इन जूती। जातियों का नाम भी जिक्र करना शुरू कर दो। क्या जिस समय क्या 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 ना मैं जूता चला, मुझे जूती और सर नहीं चाहिए। ये तुम्हारा अपना है, तुम अपने पास रखो इसका। अपने जूता भी रखो और अपना सर भी रखो और कभी कभी होगा तो मार लेना। चलिए छोड़िए छोड़िए, मुझे मेरी बात सवाल का कहने दो। जवाब नहीं दे रहे। एक मिनट। देखा आपने संगीत रागी की एक छोटी सी टिप्पणी पर संदीप चौधरी किस कदर भड़क गए। और ये वही संदीप चौधरी हैं जब विपक्ष की गालियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पड़ती हैं तो ये उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं, बोलने की आज़ादी कहते हैं। खैर छोड़िए, संदीप चौधरी अच्छा पत्रकार होने के हमेशा दावे करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि उनकी हर डिबेट में जब भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बोलता है तो वो उसे बार बार टोकते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी का वर्जन जनता तक न पहुंच सके। हमने देखा है कि चैनल के एंकर अपने मेहमानों से कहते हैं कि वो मुद्दे से न भटकें, जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है उसी पर बात करें। लेकिन संदीप चौधरी एक ऐसे एंकर हैं जो स्वयं मुद्दे को भटकाते हैं, और वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा होता है। अभी कुछ दिन पहले ये स्वाति मालीवाल की मारपीट पर डिबेट कर रहे थे, लेकिन इस दौरान स्वाति मालीवाल पर कम मणिपुर और पहलवान बेटियों पर ये ज़्यादा डिबेट कर रहे थे ताकि भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा सके। इसका एक उदाहरण मैं आपको और सुनाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले चुनाव आयोग द्वारा मतदान के आंकड़े पेश किए गए। उस पर एक चर्चा हो रही थी कि इतनी देरी से चुनाव आयोग ने आंकड़े क्यों पेश किए। उस पर एक वरिष्ठ कांग्रेसी पत्रकार 5 मिनट तक बिना किसी रोक टोक के बोले और उन्होंने इस दौरान चुनाव आयोग पर बिना तथ्यों के अनेक आरोप लगाए, लेकिन संदीप चौधरी की एक बार आवाज़ नहीं खुली। उन्होंने विनोद शर्मा को ये नहीं बोला कि वो किस आधार पर चुनाव आयोग पर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। संदीप, ऐसा है कि मैं जो देख रहा हूं और सुन रहा हूं उस पर विश्वास करूंगा। कोई टेलीस्कोप लगा के, जादुई टेलीस्कोप लगा के क्या होगा, जीत के बाद कौन क्या बोलेगा, और परिप्रेक्ष्य में बैकग्राउंड में भी मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि आजकल जो हो रहा है इलेक्शन कमीशन के संदर्भ में वो कम हुआ है पहले। अब आप देख लीजिए कि शुरू में क्या कोशिश हुई सरकार के द्वारा कि इलेक्शन कमीशन को के पर उतर दो, इसके जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में इसके जो मेंबर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर हैं, उनको जो है कैबिनेट सेक्रेटरी के रैंक पे उतार दो। बड़ी प्रोटेस्ट हुई, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर्स ने चिट्ठी लिखी, उसके बाद वो पेशरफ्त वापस ली गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास जब मामला गया, उन्होंने कहा था कि भाई इसमें जो सिलेक्शन पैनल होना चाहिए वो बैलेंस्ड होना चाहिए और चीफ जस्टिस होना चाहिए और प्रधानमंत्री होने चाहिए और नेता विपक्ष होना चाहिए। वो भी बदल दिया, एक नया कानून लाया गया जिसमें कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मतलब जो सत्तारूढ़ दल है वो है, और इनके जो पर्क्स वगैरह थे उसको भी कम करने की कोशिश थी। तो इस सरकार की चेष्टा ये थी कि इसको एक बंधुआ इलेक्शन कमीशन मिले, और मैं माजरत से और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहना चाहता हूं कि जो नजारा हमको दिख रहा है उससे साबित होता है कि इनको एक बंधुआ इलेक्शन कमीशन मिल गया है जो चुप रहता है, बोलता नहीं है,
अपनी इज्जत बचाने के लिए भी नहीं बोलता है। नहीं, इसमें एक और गंभीर पहलू जो है, मैं उसको भी थोड़ा दर्शकों को याद दिला दूं। 16 मार्च को चुनाव आयोग ने चुनावों की तारीखों की घोषणा की, आचार संहिता लागू हुई और 14 मार्च तक देश के चुनाव आयोग में सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त ही थे, 2 चुनाव आयुक्त थे ही नहीं। वो एक दिन पहले नियुक्त होते हैं, तब ये सवाल उठे तो लोगों ने कहा अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, चुनाव आयोग में इतना बड़ा स्टाफ है तो 2 आयुक्त बाद में भी हो जाएं या बिल्कुल चुनाव से ठीक पहले, घोषणा से ठीक पहले नियुक्त किए जाएं, कोई बड़ी बात नहीं होती। संदीप जी, उससे पहले एक जो नियुक्त किया था उसने त्याग पत्र दे दिया, हाँ, तो 2 स्थान रिक्त हो गए और इसके बाद ये 2 जादुई इलेक्शन कमिश्नर आ गए और हम सवाल न उठाएं पहले क्या हुआ उस पर बहस करें, इंक कहां से आई थी रशिया से उस पर बहस करें। हम अंधे हैं क्या? हम धृतराष्ट्र हैं? ये पूरा देश अंधा हो गया क्या? अरे भाई, सारा इलेक्शन कैंपेन में पॉइजन फैलाते रहे, मवाद फैलाते रहे, हिंदू मुसलमान चलता रहा और अब आके इलेक्शन कमीशन साहिबान चिट्ठी लिख रही है एक जैसी दोनों पार्टीज को कि आप भाई हिंदू मुसलमान आप धर्म के पे ना लाइए उसमें और आप कास्ट मत लाइए। और फिर पहले उससे इंडिविजुअल को नोटिस देने के बजाय पार्टी प्रेसिडेंट्स को दे दिया गया। भाई कितने गोल पोस्ट बदलेंगे आप रूल्स के अनुसार मैच खिलवा रहे हो कि रूल बदल के किसी को जितवाने के लिए मैच खिलवा रहे हैं? ये सवाल बनता है हमारे इलेक्शन कमीशन से। और ये इलेक्शन कमीशन, मैं समझता हूं आज के दिन जो हो रहा है संदीप, और हमको इस पे सख्त से सख्त भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर जो आरोप लग रहे हैं और ईश्वर करे वो सच ना हो, अगर वो सच है, दे अमाउंट टू ट्रीजन अगेंस्ट अ कंट्री। और इन लोगों को अगर ये सच है और सुप्रीम कोर्ट अगर इस पे सुन रही है सब चीजों को, तो सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जो सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया। एक सेकंड विनोद, क्योंकि आपने अंग्रेजी में बोला, शायद हमारे बहुत से दर्शक ना समझ पाए हों। आप कह रहे हैं कि जो ये हो रहा है ये तो दरअसल देशद्रोह है। बिल्कुल, क्योंकि जिस देश किसी भी लोकतंत्र में अगर लोकतंत्र पे इतनी बड़े स्केल पे सेंध लगती हुई नजर आ रही है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं हम गलत हैं सारे के सारे।